तो वो है हिंदी भाषा का विकास। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ है, कौन कौन से चरण इसने प्रस्तुत करे हैं अपनी हिंदी भाषा के विकास के लिए। इसके हम भाषा भी देखेंगे कौन कौन सी भाषा है और उसके पश्चात समय क्या रहा है वो भी देख लेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो विकास क्रम के अंतर्गत आता है संस्कृत। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई थी, उसके पश्चात पाली भाषा आई थी, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश और फिर आधुनिक हिंदी भाषा आई थी। याद रखना आपसे क्रम पूछा जा सकता है, पहले कौन आया था। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और सबसे अंत में हिंदी। अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक भाषा आती है आपकी अबहट, उसका भी ध्यान रखना है। कई बार पूछी जाती है अबहट और कई बार नहीं भी पूछी जाती। जो मेन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अबहट का अगर पूछा जाए तो वो अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा मानी जाएगी। ये देखिए आधुनिक हिंदी भाषा, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर हम इसके समय के बारे में अगर चर्चा करेंगे, जो संस्कृत भाषा थी इसका समय था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। क्या है संस्कृत भाषा का? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, ये इसका समय है संस्कृत भाषा का। फिर उसके पश्चात जो आगे आई पाली, तो इसका समय रहा 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। क्या है जी? 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, ये इसका समय रहा विकास का, ठीक है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो भाषा कौन सी थी, तो जो महात्मा बुद्ध थे उनकी भाषा थी पाली। पाली में वो अपनी शिक्षाओं का जन प्रचार करते थे, ठीक है। इसके पश्चात आगे अगर हम डिस्कस करें तो वो है प्राकृत। जो प्राकृत भाषा है इसका विकास क्रम क्या रहा है? तो प्राकृत का रहा था पाली के पश्चात प्राकृत आई थी 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसका भी ध्यान रखना है, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत का विकास क्रम रहा है। प्राकृत के पश्चात आई थी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का रहा था 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। आप इसका अवश्य स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आपको PDF भी प्रदान कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हो। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो है हिंदी। वर्तमान में जो खड़ी बोली बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, तो उसका समय रहा 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, ठीक है। हिंदी का रहा 1000 से लेकर अब तक, और ये आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्गत आता है। अगर अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा पूछी जाए कौन थी, तो वो थी अबहट। इसका भी ध्यान रखना आपने, यहाँ पर बीच में आएगी अबहट, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर आपने ढंग से इसको पढ़ लिया तो मैं कह दूं तो 1 नंबर आपका अवश्य कन्फर्म है। 1 नंबर तो आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा, ये आप लिख के लीजिएगा अगर ढंग से पढ़ते हैं तो। इसके पश्चात जो दूसरा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो है इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न अवश्य बनेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे? पहले हम इतिहास ग्रंथ को देखेंगे, फिर प्रकाशन वर्ष देखेंगे, फिर इतिहास ग्रंथ। क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा इतिहास ग्रंथ किस इतिहासकार का है, या फिर आपसे उसका समय पूछा जाए, तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो हम इसे सभी ढंग से सॉल्व करेंगे। देखिए जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। फिर से बता देता हूँ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये जो तीनों ही इतिहास ग्रंथ है ये आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के हैं। किसके हैं? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के। और इनका हम प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1940। फिर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसका 1952 है। फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका 1952 है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ये अधिकतर पूछा जाता है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1952 है। और ये किसकी रचना है? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की ये रचना मानी जाती है। अगर इन्हें क्रमबद्ध रखने का आ जाए प्रश्न, तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये सबसे पहले आएगा। आपने किस प्रकार से याद रखना है इसे? देखिए कभी भी हम किसी टॉपिक को अगर हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो पहले हम भूमिका को देखते हैं, तो उसी से हम याद रख सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य की भूमिका है ये सबसे पहले आएगा और इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये सभी क्रमबद्ध तरीके से रखे हैं और इनका प्रकाशन वर्ष भी बिल्कुल सही है। फिर आगे जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है और इसके लेखक होंगे या इतिहासकार होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
जो ये पुस्तक है, इसके आ जाने से हिंदी आलोचना जगत या हिंदी इतिहास ग्रंथों में एक तहलका मच गया था, क्योंकि इन्होंने इतनी सटीकता से हर एक चीज़ का वर्णन किया है जो इससे पहले देखने को नहीं मिलती थी। इस ग्रंथ को आपने याद रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है और ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित होकर आई थी। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके इतिहासकार कौन होंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक होंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1938 इसका प्रकाशन वर्ष होगा। इसके पश्चात है हिंदी साहित्य का अतीत। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का अतीत कब कब? एक तो हुआ था 1959 में और दूसरा 1960 में। क्या है? हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, एक 1959 में और दूसरा 1960 में। और इसके रचनाकार कौन होंगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये इसके रचनाकार माने जाएंगे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी साहित्य का अतीत अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर रीतिकाल के बारे में बहुत ही सूक्ष्मता से रिसर्च कर जानकारी दी गई है। अच्छा इतिहास ग्रंथ है ये, अगर इसकी बात की जाए तो। फिर आगे है वाग्मय विमर्श। तो जो हिंदी साहित्य वाग्मय विमर्श या वाग्मय विमर्श कहा जाए तो ये पुस्तक भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की हो जाएगी। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940, ये इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पूरी वीडियो समझ आई होगी। तो आगे वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको हमारी टीम द्वारा लॉन्च किए गए कोर्सों और प्रैक्टिस सेट के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई हिंदी साहित्य टॉप 10 मॉक टेस्ट की ई बुक है। अगर आप इसे लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क करिए 8219312129 में। यहाँ पर नंबर दिया गया है, इसमें आपने व्हाट्सएप करने हैं। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी आपको ये नंबर देते हैं। पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति है, मधुबन तुम कत रहत करे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के काहे ना उकठी परे। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सूरदास जी की। तो सूरदास जी का समय माना जाता है 1478। अगली पंक्ति है, सिसोदियो रूढ़ियो महारो काई कर लेसी। पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मीराबाई की। तो जो मीराबाई का समय माना जाता है, ये तो माना जाता है 1498 ईस्वी, और ये भक्ति काल की महत्वपूर्ण संत थी। अगला प्रश्न है 3, पंत जी की आभासित होने वाली सामाजिकता में उतनी सामाजिकता नहीं है जितनी निराला की आभासित होने वाली व्यक्तिकता में है। पंत जी के आशावाद में भी उतनी शक्ति नहीं है जितनी निराला के निराशावाद में है। प्रस्तुत आलोचनात्मक कथन किसका है? तो ये कथन है नामवर सिंह का। अगला कथन है, कल्पना शब्द का जितना अधिक प्रयोग और उसकी जितनी लोकप्रियता डैश के द्वारा मिली उतनी पहले कभी ना मिली। रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा छायावाद। तो ये पूरी पंक्ति होगी इस प्रकार से, कल्पना शब्द का जितना अधिक प्रयोग और उसकी जितनी लोकप्रियता छायावाद के द्वारा मिली उतनी पहले कभी नहीं मिली। अगली पंक्ति है 5, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा में हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा अज्ञेय जी का। तो अज्ञेय जी का जन्म माना जाता है 1911 में। आप इन तथ्यों को भी याद रख सकते हो। अगला कथन है 6, जिस तरह कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, उसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रतिवाद की विशेषता है। ये कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है नामवर सिंह जी का। अगला कथन है 7, धर्म एक अफीम का नशा है और प्रारब्ध एक सुंदर प्रपंचना। ये कथन किसका है या किसका मत है? तो ये मत है मार्क्सवाद का। तो इस तरह से दर्शन के मत भी आपसे पूछे जाते हैं कि किस दर्शन का क्या मत है, तो आप इन तथ्यों को भी याद रख सकते हो। अगली पंक्ति है 8, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी का इतिहास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद रख सकते हो। ये इनका रचना है। और जो ये पंक्ति ली गई है, ये ली गई है बच्चन जी के मधुशाला काव्य संग्रह से है। भारत में अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए
पद्माकर ने 1753 में किस राजा के दरबार में यह कवित पढ़ा था? तो कवित इस प्रकार से है। मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंदराज बेग, बंदर को बंद करी बंदर बसावोगे। ये पंक्ति कही थी दौलत राम सिंधिया के दरबार में। और ये किसने कही थी? ये कही थी पद्माकर जी द्वारा। पद्माकर जी का समय माना जाता है 1753। आपको ये तथ्य याद रखने हैं, अक्सर परीक्षाओं में इस तरह से तथ्य पूछे जाते हैं, तो ये पंक्ति भी आपको याद रखनी है। अगली पंक्ति है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। तो ये जो पंक्तियां हैं किस निबंध की है? तो ये है भाव या मनोविकार की, और ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगली पंक्ति है, सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और ये निबंध है श्रद्धा और भक्ति। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों को भी याद रखना है कि इनके निबंध कौन कौन से हैं और इनका क्या क्या नाम है। अक्सर पंक्तियां इन्हीं के निबंधों से ही पूछी जाती है। तर्क और स्थापना के प्रश्न भी यहीं से बनते हैं। अगली पंक्ति को देखते हैं, संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख का प्राप्ति है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है शुक्ल जी का, और ये जो पंक्ति ली गई है करुणा निबंध से ली गई है। तो इस पंक्ति को फिर से एक बार पढ़ते हैं, संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। तो यह है करुणा निबंध की। अगली जो पंक्ति है ये है, दानवीरता तभी कही जाएगी जब दान को अपने जीवन निर्वाह में किसी प्रकार का कष्ट या कठिनता दिखाई देगी। तो ये कथन किस निबंध का है? तो ये निबंध है उत्साह निबंध का, और ये कथन है शुक्ल जी का। अगली जो पंक्ति है वे इस प्रकार से है, मैं पूछती हूँ भावना में भाव का वर्णन क्या होता है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं। तो ये पंक्तियाँ किस नाटक की हैं? तो ये है आषाढ़ का एक दिन, और ये नाटक है मोहन राकेश जी का। अगली पंक्ति है, बहम का भी कोई इलाज नहीं। पंक्ति किसकी है? तो ये है मोहन राकेश की पंक्तियाँ, और ये पंक्तियाँ ली गई हैं पैर तले की ज़मीन से। अगली पंक्तियाँ हैं, यहाँ भी साधारण जनता के भीतर जो धर्म भावना वर्तमान थी उसने शास्त्र की अंगुली पकड़कर अपने की शक्तिशाली रूप में प्रकट किया। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पंक्ति इस प्रकार से है, यहाँ भी साधारण जनता के भीतर जो धर्म भावना वर्तमान थी उसने शास्त्र की अंगुली पकड़ कर अपने को शक्तिशाली रूप में प्रकट किया है। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगली पंक्तियां हैं, श्याम विनोदी रे मधुबनिया। पंक्ति किसकी है? तो ये है सूरदास जी की। अगली जो पंक्ति है ये है, यंत्री का लड़बड़ा जीवा का फुलहड़ा, काच का जति मुख का सती। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है गोरखनाथ जी की पंक्तियां। अगली पंक्ति है, हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण के ग्रंथ निशीथ चूर्णी में प्रथम बार मिला है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है हिंदी के संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी है इनका हिंदी के संबंध में बहुत ही ज़्यादा बारीकी से काम किया गया है। तो जी की धर्मवीर भारती जी कहते हैं, अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझको पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ण मुझ पर शाप कैसे हो। तो ये पंक्तियां हैं धर्मवीर भारती जी की। आगे पंक्तियां हैं गोपाल सिंह नेपाली जी की। नेपाली जी कहते हैं, प्रिय तुम्हारी इन आँखों में मेरा जीवन बोल रहा है। कोई होगी और गगन में तारक दीप जलाने वाली, कोई होगी और फूल में सुंदर चित्र बनाने वाली। तो ये पंक्ति है गोपाल सिंह नेपाली जी की। आगे है अज्ञे जी। अज्ञे जी कहते हैं, भाषा यूँ तो मानव की मुक्ति का श्रेष्ठ उपकरण है, पर वही दीवारें खड़ी करने का अद्वितीय सामर्थ्य भी रखती हैं। ये दीवारें अदृश्य होती हैं लेकिन पारदर्शी नहीं, इसी में तो उनकी शक्ति होती है।
तो ये पंक्तियाँ हैं अज्ञेय जी की, आपको ये याद रखना है, पंक्तियाँ पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 1911 में और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1987 में। जन्म को याद रखना है, जन्म है 1911। आगे पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की। प्रसाद जी कहते हैं अधरों के मधुर कंगारों में, कल कल धुनी की गुंजारों में, मधु सरिता सी ये हंसी तरल, अपने पीती रहते हो क्यों। बेला विभ्रव की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय आकुलित दुकुल, कलित हो यूं छिपते हो क्यों। पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। आप इन पंक्तियों को पॉज कर भी पढ़ सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। आगे है पंक्तियाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। द्विवेदी जी कहते हैं बसंत भागता भागता चलता है, देश में नहीं काल में, किसी का बसंत 15 दिन का है तो किसी का 9 महीने का, मौजी है अमरुद 12 महीने, इसका बसंत ही बसंत है। तो ये पंक्तियाँ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। जो द्विवेदी जी हैं इनका जन्म हुआ है 1907 में और इनकी मृत्यु हुई है 1979 में। इनका जन्म याद रखना 1907 में। पंक्तियाँ हैं निराला जी की। कई बार परीक्षा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पूरा नाम पूछा जाता है, तो इनका जो पूरा नाम है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी पंक्तियाँ हैं बरदे बीणा बादिनी बरदे, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नभ, भारत में भर दे, काट अंध के उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। तो ये पंक्ति है निराला जी की। आगे जो महत्वपूर्ण पंक्ति है तो ये है आज के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नए नेतृत्व और नई खूबियों की ज़रूरत है। तो ये है राम मनोहर लोहिया जी की पंक्तियाँ। आगे है कुमार विकल की पंक्तियाँ। तो कुमार विकल कहते हैं मुझे शब्दों की हिफाजत अपने तरीके से करनी है और पहली लड़ाई उस आदमी के खिलाफ लड़नी है जो शब्दों की अर्थता को तोड़ता है और दूसरी उसके विरुद्ध जो शब्दों की अर्थवता को छोड़ता है। पहली है जो शब्दों की अर्थवता को तोड़ता है, दूसरी है जो शब्दों की अर्थवता को तोड़ता है। तो ये पंक्तियाँ हैं कुमार विकल की। आगे है शमशेर बहादुर जी। तो इनकी जो पंक्तियाँ हैं वे हैं मैं रास्ते में चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता, इसका ज़रा भी ख्याल या बहमो गुमान ना था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी। तो ये कही हैं शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा। तो इनका जो जन्म है वो माना जाता है 1911 और जो इनकी मृत्यु है वो है 1993। तो इनका जन्म है 1911, इसे याद रखना। आगे है चांद शेरी। तो ये कहते हैं बरसात होगी अश्क की मेरे लिए कभी, रोया करेंगे आप भी मेरे लिए कभी, ढक जाएगी गुलों से मेरी कब्र देखना, ऐसी बहार आएगी मेरे लिए कभी। तो ये गज़ल है चांद शेरी की। तो गज़ल के बारे में भी पूछा जा सकता है। आगे जो पंक्तियां हैं ये हैं धूमिल की। धूमिल कहते हैं गरीबी एक खुली हुई किताब जो हर समझदार और मूर्ख के हाथ में दे दी गई है, कुछ उसे पढ़ते हैं, कुछ उसके चित्र देख उलट पुलट रख देते हैं नीचे शोकेस के। तो पंक्ति है धूमिल की। आगे पंक्ति है राम मनोहर लोहिया की। तो ये कहते हैं भारत की जीवन पद्धति दूसरे देशों की ही तरह किसी न किसी नदी से जुड़ी रही है। साल भर पानी की ज़रूरत एक वजह हो सकती है, लेकिन कुछ सांस्कृतिक वजह ही वो हो सकती हैं। तो पंक्ति है राम मनोहर लोहिया की। तो जो राम मनोहर लोहिया हैं इनका जन्म है 1910 और इनकी जो मृत्यु है वो हुई है 1967 में। जन्म को याद रखना 1910। आगे पंक्ति है नरेश मेहता की। मेहता जी कहते हैं गौरा अधरों पर लाल हुई, कल मुझको मिली गुलाल हुई, आलिंगन बंधी रसाल हुई, सोने बन में करताल हुई, मन नारिकेल पर गीत प्रिया, बन पाखी सी चांदनी। तो ये पंक्ति है नरेश। आगे जो पंक्ति है ये है नरेश सक्सेना की। सक्सेना जी कहते हैं गिरो जैसे गिरती है बर्फ़ ऊंची चोटियों पर, जहाँ से फूटती हैं मीठे पानी की नदियाँ, गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भर जाने के संगीत से भरते हुए, गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी दुख में। तो पंक्ति है नरेश सक्सेना की।
आगे पंक्ति है कुंभनदास जी की। तो कुंभनदास जी कहते हैं, संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जावत पनिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करीबे परी सलाम, कुंभनदास लाल गिरिधर बिनु और सवे बेकाम। तो पंक्ति है कुंभनदास की। आगे जो पंक्तियां हैं ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। शुक्ल जी कहते हैं, कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव ना हो, पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब तक इस वासना का कहीं पता नहीं चलता या रहता। तो ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की। तो जो रामचंद्र शुक्ल का जन्म माना जाता है ये है 1884 में, और जो इनकी मृत्यु है ये है 1941 में। इनका जन्म याद रखना, जन्म है 1884। आगे है केदारनाथ सिंह की पंक्तियाँ। तो केदारनाथ सिंह कहते हैं, तुम आई जैसे चिमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में कांटा जाए धंस, तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुन रहा हो कहानी। पंक्ति है केदारनाथ सिंह की। आगे पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल की। तो केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, घर की फुटन में पड़ी औरतें जिंदगी काटती हैं, मर्द की मोहब्बत में मिला काल का काला नमक चाटती हैं, जीती जरूर हैं जीना नहीं जानती, मात खाती हैं मात देना नहीं जानती। पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। आगे पंक्तियां हैं, अगर आपका देश शक्तिशाली है तो किसी देश की आपकी तरफ आंख दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। तो ये पंक्तियां कही हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। आगे हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो ये कहते हैं, इस धरती पर चलने फिरने वाले जीवन की एक अलिखित रहस्य भरी कथा है, और उस जीवन के प्रतिनिधि स्वरूप मानव जाति का अपना एक बृहत अकथित इतिहास है। तो ये पंक्ति है पंत जी की। जो सुमित्रा नंदन पंत है तो इनका जन्म है 1900 में, और इनकी मृत्यु हुई है 1970 में। तो इनका जो जन्म है 1900, इसे आप याद रखना। आगे पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। प्रसाद जी कहते हैं, सब जीवन बीता जाता है धूप छां के खेल सदृश्य, सब जीवन बीता जाता है समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में हमें लगाकर भविष्य रण में, आप कहाँ छिपा जाता है सब जीवन बीता जाता है। तो ये पंक्ति है प्रसाद जी की। आगे पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा कहती हैं, जो मुखरित कर जाती थी मेरा नीरव आवाहन, मैंने दुर्बल प्राणों की वह आज सुला दी कंपन, थिरकन अपनी पुतली की भारी पलकों में बांधी, निस्पंद पड़ी हैं आंखें बरसाने वाली आंधी। तो पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। आगे पंक्तियां हैं सादत हसन मंटो की। मंटो जी कहते हैं, मैं जिंदगी का 3/4 हिस्सा बदपरहेजियों की भेंट चढ़ चुका हूँ। जिंदगी अगर परहेज से गुजारी जाए तो एक कैद है, अगर बदपरहेजियों से गुजारी जाए तो भी एक कैद है। तो ये पंक्तियां हैं सादत हसन मंटो की। तो जो सादत हसन मंटो है इनका उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जो भी वर्णन किया है सत्य पर आधारित वर्णन किया है। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में निराला जी का अकथनीय स्थान है, उसी प्रकार सादत हसन मंटो का भी उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इनकी जो जन्म माना जाता है तो वो है 1912, और मृत्यु मानी जाती है 1955। तो जन्म को आप याद रखना, जन्म है 1912। आगे पंक्तियां हैं गोपाल दास नीरज जी की। नीरज जी कहते हैं, गीत दर्द का पहला बेटा है, दुख है उसका खेल खिलौना, कविता तब मीरा होगी जब हंसकर जहर पिया जाएगा। तो ये पंक्तियां हैं गोपाल दास नीरज। जो नीरज हैं ये हिंदी गज़लकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। आगे पंक्तियां हैं गोरख पांडे जी की। पांडे जी कहते हैं, आएंगे अच्छे दिन आएंगे, गर्दिश के दिन ये कट जाएंगे, सूरज झोंपड़ियों में चमकेगा, बच्चे सब दूध में नहाएंगे, सपनों की सतरंगी डोरी पर मुक्ति के फरहरे लहराएंगे। तो ये पंक्ति है गोरख पांडे की। आगे पंक्तियां हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। आगे जो पंक्तियां हैं वे हैं कैफी आज़मी की।
कैफी आज़मी कहते हैं, फूल के बाद नई फूल खिले, कभी खाली ना हो दामन तेरा, रोशनी रोशनी तेरी राहें, चांदनी चांदनी आंगन तेरा, महाताबों के वतन। पंक्ति है कैफी आज़मी की। आगे जो पंक्तियां हैं वे हैं भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर कहते हैं, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो ये है भीमराव अंबेडकर की पंक्तियां फिर से पढ़ते हैं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आगे जो पंक्तियां हैं ये है निराला जी की। निराला जी कहते हैं, जब तक स्त्रियों में नवीन जीवन की स्फूर्ति भर नहीं जाएगी तब तक गुलामी का जो नाश नहीं हो सकता। स्त्रियों का सम्मान जब तक नहीं होता देवता संतुष्ट नहीं होते। पंक्ति फिर से पढ़ते हैं। जब तक स्त्रियों में नवीन जीवन की स्फूर्ति भर नहीं जाएगी तब तक गुलामी का नाश नहीं हो सकता। स्त्रियों का सम्मान जब तक नहीं होता देवता संतुष्ट नहीं होते। तो ये पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो जो निराला जी का जन्म माना जाता है ये माना जाता है 1896 में, और जो इनकी मृत्यु है वो है 1961 में। इनका जन्म याद रखना, इनका जन्म हुआ है 1896। आगे पंक्तियां हैं दूधनाथ सिंह जी की। तो दूधनाथ सिंह कहते हैं, जा रहा हूँ जीवन की खोज में, संभवतः मृत्यु मिले, संभवतः मिले एक सभ्य सुसंस्कृत जीवन व्यवहार, सांझ मिले बांझ आँच ना मिले, जीवन की राख मिले दसों दिशाओं में। तो ये पंक्तियां हैं दूधनाथ सिंह की। आगे जो पंक्तियां हैं ये हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है इनका दलित साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये कहते हैं, चिड़िया उदास है जंगल के खालीपन पर, बच्चे उदास हैं भव्य अट्टालिकाओं के खिड़की दरवाज़ों की कील की तरह, ठुकी चिड़िया की उदासी पर। तो ये पंक्ति हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की। पंक्ति फिर से पढ़ते हैं। चिड़िया उदास है जंगल के खालीपन पर, बच्चे उदास हैं भव्य अट्टालिकाओं के खिड़की दरवाज़ों की कीलों की तरह, ठुकी चिड़िया की उदास पर। तो ये पंक्ति है वाल्मीकि जी की। तो आगे पंक्तियां हैं, ना जाओ मेरे दोस्त वहाँ रस विहार के लिए, अपराध है जहाँ बजना हर सितार के लिए। तो ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में किस साहित्य का विशेष योगदान रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बांग्ला साहित्य का। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सरस्वती पत्रिका से। अगला प्रश्न है, रामरतन भटनागर ने किसकी कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुंशी इंशा उल्ला खां को। इनकी कहानी को रामरतन भटनागर ने हिंदी की पहली कहानी माना है। हमारा अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले कहानीकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंदुमती। दोस्तों इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी की प्रथम कहानी माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद पूर्व युग में साहित्यकार कहानी की अपेक्षा किस ओर ज़्यादा ध्यान देते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नाटक और निबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है माधव प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा अनुदित कहानी कौन सी है? तो दोस्तों गुलाब और चमेली का किस्सा और वीर सिंह वृत्तांत ये दोनों शिव प्रसाद सितारे हिंद की अनुदित कहानियाँ हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं दोस्तों इसका टेलीग्राम ग्रुप में PDF को डालता हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और PDF डाउनलोड कर लेना। हमारा अगला प्रश्न है, राय कृष्ण दास की कहानियों का मूल विषय किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भावुकता और आदर्शवाद पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से अनुदित कहानी का चयन कीजिए। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से अनुदित कहानी का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर उपस्थित सभी कहानियाँ अनुदित कहानियाँ हैं।
जैसे कि बुद्ध फूलोदय, सूरजपुर की कहानी, धर्म सिंह का वृत्तांत, ये सभी कहानी अनुदित है। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय क्या है? तो दोस्तों, दुलाई वाली कहानी का प्रधान विषय मनोरंजन है। दोस्तों, दुलाई वाली कहानी को बंग महिला के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी पहनावे पर दुलाई वाली कहानी पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पर आधारित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पर आधारित है। तो दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी अमीरी और गरीबी के वैमनस्य पर आधारित है। और दोस्तों, एक टोकरी भर मिट्टी को माधवराव सप्रे के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य नैतिक आदर्श की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेम, शौर्य और बलिदान की प्रेम कथा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के चरित्र की विशेषता क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी की कथा वस्तु प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उसने कहा था। अगला प्रश्न है, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया? तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में सबसे पहले फ्लैशबैक शैली का प्रयोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सोजे वतन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने अपनी किस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, काइयापन का चित्रण और उनके आदर्श की स्थापना की है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी का विषय वस्तु है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ठाकुर का कुआं। अगला प्रश्न है, विद्रोह, रामलीला, बड़े भाई साहब जैसी कहानियों में प्रेमचंद ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करनी की विसंगति पर जबरदस्त व्यंग्य किया है? तो इसका सही जवाब है नशा कहानी में। अगला प्रश्न है, चैन सिंह और महावीर प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है घास वाली। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी संग्रह प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है? तो दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शनों में से जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गल्प मंजरी। बाकी सभी कहानी प्रसाद जी की कहानियाँ संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत ग्राम तानसेन राम रसियावालम नहीं, रसियावालम हो गया, कहानी पर किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बंगला शैली का प्रभाव इस पर माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसाद ने अपनी किस कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी, मधुलिका। अगला प्रश्न है, जीवन में पैसे को खाया नहीं जा सकता किंतु पैसों से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की जा सकती है, प्रसाद ने किस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बंजारा। इस कहानी के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, देवव्रत कहानी में कहानीकार ने किस यथार्थ चित्रण किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा देवव्रत कहानी में कहानीकार ने बौद्ध धर्म और विकृत बज्रयानी धर्म का विकृत चित्रण किया गया है, अर्थात यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है,
देवदासी कहानी में कहानीकार ने किसके मनोव्यथा और किसकी धूर्तता का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देवदासी और पंडित पुजारियों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया है? तो इसका सही जवाब होगा सुदर्शन जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी किसका हिंदी रूपांतर है? तो इसका सही जवाब होगा सेलिस्मा बेगम का। अगला प्रश्न है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक तथा ज्वालादत्त शर्मा किस प्रकार की कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कथानक प्रधान। अगला प्रश्न है, कवितापूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान है। तो इसका सही जवाब है राय कृष्ण दास की कहानियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा खुदा के सामने और दोजख की आग। ये दोनों कहानियों में भारत पाक विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी कहानियों में किसके प्रति विद्रोह व्यक्त किया है? तो दोस्तों राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक रूढ़ियों, राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली प्रवृत्तियों, इन सभी पे उग्र जी ने विद्रोह व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदर्शवादी दृष्टिकोण के कहानीकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा चंडी प्रसाद हरिदेश। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों ईदगाह कहानी में गरीबी का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो। ईदगाह कहानी में कथन किस मनोवृत्ति का परिचायक है? तो इसका सही जवाब है पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिस और उसकी अराजकता का। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है देश प्रेम का वर्णन है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल कहानी में अनमोल रत्न माना गया है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में देश की रक्षा में गिरे सैनिक के खून के आखिरी कतरे को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न माना गया है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी में कहानीकार ने किसका सुंदर सामंजस्य किया है? तो दोस्तों आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है और इसमें प्रसाद जी ने इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य किया है। अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मणिभद्र ने किसे बंदी बनाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंपा को और बुद्धगुप्त को, दोनों को बंदी बनाया था। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भाव प्रधान कहानी है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी के माध्यम से पाठक की प्रेरणा मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग करने की प्रेरणा पाठक को आकाशदीप कहानी से मिलती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा ना करना, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावना को जगाना, ये सभी आकाशदीप कहानी के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी इस वीडियो का समापन यहाँ पर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।